नमस्कार। द्रोणाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं जनजाति आंदोलन। और दोस्तों, अभी जनजाति आंदोलन हमने शुरुआत की थी कि सबसे पहले अपने मेर जनजाति जो हमारे ये अजमेर मेरवाड़ा का इलाका है, राजसमंद, पाली, कुल मिला के अपन यूँ कह सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा, मेवाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत के जिस क्षेत्र के अंदर ये मेर जनजाति निवास कर रही थी, इस मेर जनजाति ने जो विद्रोह किया, इस विद्रोह का कारण क्या था और विद्रोह का किस प्रकार से दमन किया गया, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि 1818 में विद्रोह की शुरुआत होती है, लेकिन बलपूर्वक इसको कुचल दिया जाता है और 1821 के अंदर ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब इस विद्रोह को यानी कि जो मेर क्षेत्र है उसमें स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों ने एक बटालियन की स्थापना की थी, मेरवाड़ा बटालियन। और हमने देखा कि 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना होती है और उसका मुख्यालय ब्यावर के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार से तो देखो, ये मेरवाड़ा क्षेत्र का जो मेर जनजाति आंदोलन है वो समाप्त होता है। और अब हम आज जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन, दोस्तों नाम से पता चल रहा है, मीणाओं की अगर अपन बात करें तो इस शब्द के बारे में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति मीन से हुई है और मीन का मतलब होता है मछली। ये कारण है कि जो मीणा जाति है, इस मीणा जाति के अंदर मछली का जो सेवन होता है, ये मछली का सेवन वैद्य माना, उसका मछली का सेवन नहीं किया जाता। और नहीं किया जाने का एक ही कारण होता है कि ये स्वयं अपने आप को मीन की संतान मानते हैं और मीन से ही ये मीणा शब्द बना था। इन मीणाओं की अगर अपन बात करते हैं तो मीणाओं के बारे में देखो ऐसा है, हमारे पूरा राजपूताना में अगर इनका चर्चा करें तो मुख्य रूप से ये तत्कालीन समय की जो जयपुर रियासत, इसमें इनकी बहुलता थी। और आज भी अगर अपन देखें तो मीणा जनजाति की सर्वाधिक जो संख्या है, ये सर्वाधिक संख्या जयपुर जिले के अंदर ही है। तो जिले के हिसाब से बात करेंगे अपन तो जिला भी देखो इसमें जयपुर ही है, जहाँ पर मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। और रियासत काल की अगर अपन चर्चा करेंगे तो रियासत काल में भी जयपुर रियासत में ही सर्वाधिक संख्या के अंदर ये मीणा जनजाति निवास करती है। तो कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमें मालूम होना चाहिए कि मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है। रियासत काल की भी चर्चा करेंगे तो जयपुर रियासत, और वर्तमान की बात करेंगे तो जयपुर जिला में इनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा देखो, अपन मीणाओं की अगर चर्चा करें तो मीणाओं की एक बात और है कि जितने भी हमारी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों में से सबसे अधिक वर्तमान में सुशिक्षित, सबसे अधिक यूं कह सकते हैं साहब संपन्न अगर कोई जाति है, जनजाति है, तो ये मीणा जनजाति है। सबसे ज़्यादा आधुनिकता से जो परिचय हुआ है, या यूँ कहें कि आधुनिकता में जो रंगी है जो जनजातियों में से, इनमें से मीणा जनजाति ऐसी है जिन्होंने सर्वाधिक आधुनिकता को अपनाया है और अपने आप को इसी माहौल में डालकर अब वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक जनजाति न होकर एक सामान्य जाति है। और जिस प्रकार से एक सामान्य जातियों का सामाजिक व्यवहार था, ठीक इसी प्रकार से मीणाओं का भी एक व्यवहार वर्तमान के अंदर है। अब अपन यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि सभी मीणाओं ने विद्रोह क्यों किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर मीणाओं ने विद्रोह क्यों किया और इसकी शुरुआत कैसे, अगर इसकी चर्चा करें तो थोड़ा सा अपन इसके बैक प्लेस में जाएंगे। तो जब हम इसके पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी जयपुर रियासत थी, इस जयपुर रियासत से जो प्रारंभिक काल था, उस वक्त जैसे खोगंग का इलाका है, माची का इलाका, खोगंग माची के अलावा अपन जैसे गेटोर की बात करेंगे, गेटोर, आमेर, इस प्रकार का जोटवाड़ा, ये जो पूरा बेल्ट है, ये इस प्रकार का बेल्ट था जहाँ पर मीणाओं के जनपद थे और छोटे छोटे मीणा राज्य ये थे जहाँ पर मीणा सरदार शासन किया करते थे। लेकिन एक मजबूत राजनीतिक सत्ता यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे समय तक
कम से कम 150 से 200 वर्षों तक इस इलाके पर मीणा जनजाति का अधिकार रहता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि जैसे जयपुर के अंदर आमेर रियासत है, इस आमेर के संस्थापक की अगर चर्चा करेंगे तो आमेर के संस्थापक थे जो दुले राय जी। इस दुले राय के बारे में बताया गया है कि दुले राय जो मूल रूप से नरवर, नरवर का मतलब है ग्वालियर, यहाँ ग्वालियर के रहने वाले थे। इसके पिता का नाम जो सोडा राय इनके पिता थे। ऐसा बताया गया है कि इनके पिता की हत्या इन्हीं के चाचा ने कर दी, और जब चाचा ने इनके पिता की हत्या कर दी तो ये इनकी सोडा राय की पत्नी यानी दुले राय की माता, इनकी पत्नी अपने पुत्र दुल्हे राय, इस दुल्हे राय को लेकर ये राजपुताना में आते हैं। और राजपुताना में जो खोगंग के मीणा सरदार हैं, यहाँ खोगंग के मीणा सरदारों ने इनको शरण दी। ऐसा बताया जाता है खोगंग के मीणा सरदारों ने सोडा राय की पत्नी को अपनी धर्मबहन बनाया और दुल्हे राय उनका भांजा हो गया। तो उनका लालन पालन जो किया था ये मीणाओं ने ही किया था। लेकिन आगे बड़ा होकर इसी दुल्हे राय ने लगभग 1137 ईस्वी के अंदर सबसे पहले खोगंग के ऊपर, फिर माची के ऊपर, इन दोनों पर अधिकार कर लिया। तो अपना जो इस दुल्हे राय ने जो कछवा वंश का शासन की जो शुरुआत करता है, ये शुरुआत इसने मीणाओं को हराकर ही की थी। और मीणाओं को हराकर सबसे पहले इसने जो खोगंग का इलाका था या खोगंग का और माची, इन दोनों के इलाके पर अपना अधिकार कर लिया। आगे चलकर ये मीणाओं से जमवा रामगढ़ को भी छीन लेता है। और जमवा रामगढ़ को छीनकर आपको मालूम होगा यहाँ पर इसने जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और हम सब जानते हैं कि ये जो जमवाई माता है, ये जमवाई माता ही कछुओं की कुल देवी है। तो कछुओं की जो कुल देवी जमवाई माता है, इस जमवाई माता के मंदिर का निर्माण जमवा रामगढ़ के अंदर दुल्हे राय ने ही करवाया था। और कुछ समय के लिए ये इसको राजधानी भी बनाता है। फिर अपन आगे जाकर पढ़ेंगे कि इसके बाद में इस दुल्हे राय का दौसा पर अधिकार हो जाता है और दौसा इनका विधिवत रूप से प्रारंभिक राज्य था। तो कछुओं का जो प्रारंभिक राज्य बनता है वो बनता दौसा। कई बार दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया जाता है कि राजपुताना के अंदर कछुओं का प्रारंभिक राज्य कौन सा था। तो सबसे पहले इन्होंने दौसा को ही जीता था और दौसा के चौहान शासकों को हराकर इन्होंने दौसा पर अधिकार किया था। लेकिन इस दौसा से पहले भी इन्होंने जो यहाँ छोटे छोटे मीणा सरदार थे, इन सबको हराया और इन सबको हराकर यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि कछुओं के आने से इन मीणाओं का शासन समाप्त हो गया। अब ये तो बात थी अपने दुल्हे राय की। लेकिन दुल्हे राय का बेटा जो कोकिल देव, पोता का नाम है कोकिल देव, इस कोकिल देव ने अपने दादाजी के काम को आगे बढ़ाया। और कोकिल देव ने क्या किया, आमेर और आमेर के साथ गेटोर, तो आमेर, गेटोर और झोटवाड़ा, इन तीनों क्षेत्रों के मीणाओं को हराया और मीणाओं को हराकर यहाँ पर अधिकार कर लिया। आमेर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और आगे जाकर अब अंतिम समय तक कछुओं की जो राजधानी रहती है वो आमेर, और आमेर के पास में बसाया हुआ जयपुर ही इनकी राजधानी रहता है। गेटोर की बात करें जो पहले मीणाओं का था, यहाँ पर भी लगभग 1205 ईस्वी के अंदर आमेर, गेटोर और जोटवाड़ा को इसने जीता था। और गेटोर को जीतकर यहाँ पर इन्होंने शमशान घाट बनाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कछुआ शासकों की छत्रियाँ कहाँ पर बनी हुई हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कछुआ शासकों की जो छत्रियाँ बनी हुई हैं, ये छत्रियाँ बनी हुई है गेटोर के अंदर। और आज भी छत्रियाँ पूछ सकते हैं, इनकी महासतियों के बारे में पूछा जा सकता है, या यूँ पूछ सकते हैं कि साहब कछुआ शासकों के शमशान घाट कहाँ पर है। कैसे भी लिया जाए आंसर एक ही है कि गेटोर के अंदर इनके शमशान घाट बने हुए, यहाँ पर इनकी महासतियाँ हैं और यहीं पर इनकी छत्रियाँ बनी हुई हैं। जोटवाड़ा भी इनका एक प्रमुख केंद्र ही बन जाता है। तो इस प्रकार से देखो कोकिल देव के आते आते तो मीणाओं के जितने भी छोटे छोटे जनपद थे ये सारे जनपद समाप्त हो गए। अब जब जनपद इनके समाप्त हो गए
तो कुछ जो मीणा है ये तो क्या करते हैं, यहाँ से जंगलों की ओर चले जाते हैं और जंगलों में रहकर बिल्कुल वापस वो पहले वाला एक आदिवासी प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। कुछ जो मीणा सरदार थे, ये मीणा सरदार अब यहाँ पर चोरी का कार्य करने लग जाते हैं। तो इनको चोरी करना और चोरी के साथ साथ जो ये चोरी और डाके डालने के कार्य करते थे, ये डाके डालने की ट्रेनिंग भी का कार्य भी अगर अपन बात करें, डालने का जो कार्य इन्होंने शुरू किया था, ये कार्य इन कछुओं के आने के बाद में शुरू किया था और इसके लिए इनको तैयार करने वाला भी कोई और नहीं, ये कछुआ शासक ही थे। जब कभी भी इनको अपने पड़ोसी राज्य के अंदर कोई किसी को जैसे अगवा करना होता था या कहीं पर इसको डकैती करवानी होती थी, तो लूटमार वगैरह जो भी कुछ कार्य करवाना होता था, तो ये सारे कार्य ये मीणा सरदारों से ही करवाया करते थे। धीरे धीरे ये आदतन एक अपराधी जाति हो गई और आगे चलकर जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो इनको एक जरायम पेशा जाति के अंदर शामिल कर लिया गया। जरायम पेशा का मतलब है एक इस प्रकार की जाति जिसका पैसा हिसाब चोरी करना और आदतन अपराध करना है। तो इस प्रकार से एक आदतन अपराधी जाति, जहाँ पहले ये राज किया करते थे और राज से देखो कछुओं के आने के बाद में एक जरायम पेशा जाति बन गई, यानी कि आदतन जाति ये बने जाती है। अब जैसे ही ये आदतन जाति आदतन अपराधी जाति बन गई, यानी जरायम पेशा जाति में इसको शामिल करने लग गए, हर जगह पर ये चोरी वगैरह जो भी होता है ये इनके अंदर मीणाओं का नाम आने लगा। कुछ मीणा ये चोरी वगैरह करने लग गए, कुछ मीणाओं ने आगे चलकर क्या किया, अपने आप में सुधार करते हुए ये दो भागों के अंदर बट गए। अब देखो जब इनके ऊपर दाग लगने लगा तो कुछ बेचारे अच्छे लोग भी थे, ये तो साहब क्या करने लगे, बटाई में कृषि कार्य करने लगे। बटाई में कृषि कार्य करने लगे। कुछ जो सरदार थे इन मीणाओं के और जो एक सैनिक प्रवृत्ति के थे, इनको राज्य ने क्या किया, गांव की चौकीदारी का काम दे दिया। तो चौकीदारी का इनको कार्य दिया और गांव के अंदर जो भी कोई इसी प्रकार की आपके जैसे कोई गांव का पैरा वगैरह देना है, किसी प्रकार के और कार्य करने हैं इस पर से संबंधित, ये सारी ये मीणाई करने लगे। तो जो बटाई में कृषि कार्य करते थे ये मीणा तो कहलाए जमींदार मीणा, और जिन मीणाओं को चौकीदारी का कार्य दिया गया इनको बोला गया चौकीदार मीणा। कुल मिला के क्या हुआ कि जब इनका शासन चला गया तो शासन जाने के बाद में आगे चलकर ये मीणा दो खाफ के अंदर बट गए, दो प्रकार के बट गए अपने कार्य के आधार पर। कैसे, जैसे बटाई में कृषि कार्य करने वालों को जमींदार मीणा कहा गया और जो चौकीदारी का कार्य करते थे इनको चौकीदार मीणा कहा गया। और आज भी इनके ये दो ही अलग वर्ग हैं, एक चौकीदार मीणाओं का है और एक जमींदार मीणाओं का है। और इनका ये भी है कि आपसी रिश्तेदारी भी नहीं होती, कि जमींदारों के चौकीदारों की नहीं होती और चौकीदार मीणाओं के जमींदारों की नहीं होती। इन जमींदारों के बारे में एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि ये बटाई में जो कृषि कार्य करते थे, इन बटाई में कृषि कार्य 3 तरीके से क्या करते थे, जिनको बोला जाता था हाली बट, देखो जो ये जमींदार मीणा है, इन जमींदार मीणा जो कृषि कार्य करते थे बटाई में, ये 3 तरीके से करते थे, जिसमें एक तरीकों को बोला गया हाली बट, दूसरा तरीका कहलाया छोटा बट और तीसरा जो तरीका कहलाया इसको बोला गया बड़ा बट। लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ बटाई में कृषि कार्य आज भी इसी तरीके से होता है। जैसे मीणा परिवार का एक सदस्य हल जोतने का कार्य करता, जितना उसकी कैपेसिटी में था उतना अगर कार्य वो करता पूरा अपने खुद अपने आप को सुबह से शाम तक खेतों में लगाए रखता, तो उसके एवज में जो भी पैदा होती उस पैदावार का 1/4 भाग उसको दिया जाता था, उसको बोला जाता था हाली बट। ऐसे देखो छोटा बट की बात करें, यहाँ एक सदस्य था, छोटा बट में पूरा एक मीणा परिवार आता है और मीणा परिवार बटाई में कृषि कार्य करता है। सारी मेहनत का जो कार्य है, मेहनत ये तो ये करेगा,
लेकिन खर्चे का संबंधित जो भी काम होगा ये सारा जो खर्चा करेगा ये जमींदार यानी जिसकी भूमि होगी वो करेगा। और जो भी आय होगी यानी कि उपज होगी, इस उपज का 1/3 भाग क्या करेंगे, ये छोटा बट के रूप में यानी कि ये उनको उनकी मेहनताना के रूप में मिलेगा। बड़ा बट में क्या होता है, होने का मीणाओं का एक परिवार कृषि कार्य करने के लिए आता है। अब इसमें ये मेहनत भी करता है और मेहनत के साथ देखो ये क्या करता था भाई, जमी और पानी तो काश्तकार का, बाकी जो भी खर्चा होता था उस खर्चे में भी ये हिस्सा दिया करता था। तो उपज का 1/2 भाग ये प्राप्त करता था। और आज अपन देखेंगे राजस्थान में ज़्यादातर जो बटाई में कृषि कार्य होता है इसमें ये बड़ा बट ही चलता है, जिसमें खर्चा जैसे ज़मीन और जो पानी होता है वो तो जिसकी भूमि है उसका, और बाकी जो पूरा मेहनताना और जो खर्चा होगा वो आधा आधा करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो जमींदार मीणा है ये बेचारा अपना गुजारा कृषि कार्य करके करते थे, और वो भी बटाई के अंदर कृषि कार्य, बटाई में भी कृषि कार्य ये 3 तरीके से किया करते थे, हाली बट, छोटा बट और बड़ा बट। अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में किया गया है। अब देखो ये इस प्रकार से कार्य करने लग गए। धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेजों का हमारे राजपूताना के पूरे भारत में प्रभाव फैला, अंग्रेजों का प्रभाव हुआ, अंग्रेजों का जैसे ही प्रभाव हमारी रियासतों के ऊपर पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं 1817 टू 1823 1817 से 1823 के मध्य हमारी राजपूताना की सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था, और जो ब्रिटिश परम सत्ता इनके ऊपर लागू हो गई थी, ब्रिटिश परम सत्ता। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ से प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो हमारी ये जनजातियाँ थी, इन जनजातियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, नियंत्रण में ये रखना चाहते थे। और इसी कड़ी में 1831 ईस्वी में इन्होंने, तो ये मीणा जाति है, इस मीणा जनजाति को एक जरायम पैसा, मीणा जनजाति को एक जरायम पैसा जाति घोषित कर दिया, जरायम पैसा जाति घोषित किया। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जरायम पैसा जाति घोषित कर देने आदतन अपराधी जाति इसको बना दिया गया। जैसे ही इसको आदतन अपराधी जाति घोषित किया गया 1871 ईस्वी में, तो हमारे यहाँ मीणाओं ने इसका विरोध करना शुरू किया। आदतन अपराधी जाति के तहत रोजाना पास का जो थाना है, रोजाना इनका हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया, और साथ ही इनकी जो फिंगरप्रिंट है, ये फिंगर प्रिंट भी इनकी रखी जाने लगी। और गांव से अगर ये कहीं बाहर जाते तो गांव से बाहर जाने पर इनको अंग्रेज अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती। इस प्रकार का कार्य देखो यहाँ पर कर दिया गया। जब ये स्थिति हो जाती है, बेचारे करें क्या, इनके हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि समाज के अंदर इसकी छवि एक बिल्कुल आदतन अपराधी और चोर जाति की हो गई। आज अपन भी कहते हैं कि जैसी मीणाओं का नाम आता है हम कहते हैं कि साहब एक चोर प्रवृत्ति की जाती है, लेकिन वास्तव में ये कभी ये चोर थे नहीं। ये किसी ज़माने के अंदर क्या थे, ये भैया जनपद थे, इनके छोटे छोटे राज्य क्या करते थे, मजबूरी के अंदर इन्होंने ऐसा पैसा अपनाया था, और ऐसा पैसा अपनाने के लिए भी इनको मजबूर किया गया था। आगे चलकर ये धीरे धीरे इन पैसों से इस पैसा से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर ये पैसा जारी भी रख रहे थे। अब जब इनको जराइम पैसा जाति घोषित कर दिया तो ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना चाहिए, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन देखो मुक्ति मिलना तो दूर, धीरे धीरे इनके ऊपर और ज़्यादा शिकंजा कसता गया। हालात ये हो गया कि 1824 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया।
और जो ये नया कानून बनाया, इस कानून का नाम रखा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। दोस्तों, ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1824 के अंदर इन्होंने पारित किया। और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित करके इन्होंने एक अपराधी जाति, आतंक अपराधी जाति मनाओं को घोषित कर दिया था। इसी को दूसरा नाम था दादरसी एक्ट। दादरसी एक्ट के नाम से भी इसको जाना गया। जब ये दादरसी एक्ट लागू किया भारत सरकार ने, तो जयपुर रियासत है, ये जयपुर रियासत भी चाहती थी कि इससे जैसा कानून हम कोई बनाए यहाँ पर, ताकि मीणाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रख सके। तो इस कार्य के लिए इन्होंने क्या किया, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर जयपुर रियासत ने, तो जयपुर रियासत है दोस्तों, इस जयपुर रियासत ने एक कानून बनाया और इस कानून का नाम उन्होंने रखा जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून 1930 के अंदर जयपुर रियासत ने यह कानून बनाया और साहब इसको लागू भी किया। जैसे इसको लागू किया, इसमें प्रावधान क्या किया गया कि 12 वर्ष से अधिक आयु, देखो आप, 12 वर्ष से अधिक आयु, इस आयु का चाहे कोई अधिक आयु का पुरुष हो सकता है, चाहे महिला हो सकती है। इन पुरुष और महिला को रोजाना पास के थाने में, रोजाना पास के थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया साहब। हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। अब आप सोचो कि बेचारे रोजाना उठेंगे, थाने में जाएंगे और हाजिरी देकर आएंगे, उठेंगे, थाने में जाएंगे, हाजिरी देकर आएंगे, तो बाकी काम कब करेंगे। हालात धीरे 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 इनके और खराब होते गए। जब इनके हालात बेचारे खराब होते गए, सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे और ज़्यादा धूमिल होती गई, तो क्या करें, समाज के कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया और तय किया कि हम किसी भी स्थिति में पहले हमारी जाति को सुधारेंगे साहब। पहले जाति सुधरेगी तब सरकार अपने आप ही सुधरेगी। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि सबसे पहले इन्होंने 1930 के अंदर ही मीणा जाति सुधारक समिति, मीणा जाति सुधारक समिति, अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए दोस्तों, मीणा जाति सुधारक समिति का इन्होंने 1930 के अंदर गठन किया। इसके संस्थापकों में एक तो थे मिस्टर छोटू राम, छोटू राम झरवाल, ये मीणा नेता ही थे। एक इनमें थे महादेव पबड़ी जी, महादेव पबड़ी, ये छोटू राम जी झरवाल, महादेव पबड़ी, इन नेताओं ने मिलकर ये मीणा जाति सुधारक समिति का गठन किया 1930 के अंदर। अब एक तरफ से देखो इन्होंने प्रयास किया, दूसरी तरफ इसी समय एक जैन मुनि थे साहब, जैन मुनि, जिनका नाम था मगन सागर। ये जैन मुनि मगन सागर, इसने एक ग्रंथ लिखा था मीन पुराण। मीन पुराण इन्होंने ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में इन्होंने
मीणाओं के सब 5200 गोत्र बताए थे। मीणाओं के कितने गोत्र हैं? 5200 गोत्र साहब इन्होंने मीणाओं के बताए। साथ ही इन्होंने मीणाओं का इतिहास भी बताया कि कितनी बहादुर कौम थे साहब ये। इतिहास बताया और इनके समाज सुधार के लिए प्रयास किए, यानी कि ये एक मीणा समाज सुधारक भी था। यही कारण है कि मुनि मगर सागर को, तो मगन सागर थे, इसको मीणाओं का उद्धारक कहा जाता है। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन आए कि मीणाओं का उद्धारक किसे कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जैन मुनि मगन सागर को ही मीणाओं का उद्धारक कहा गया है। मीन पुराण ग्रंथ किसने लिखा था, तो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये कौन थे? मुनि मगन सागर। मीणाओं के कितने गोत्र बताए हैं? लगभग 5200 मीणाओं के गोत्र यहाँ पर बताए गए हैं। दूसरा हमने बात किया था कि साहब मीणाओं ने सुधार के लिए एक समिति का गठन किया, और उस समिति का क्या नाम था? तो हमने देखा कि साहब उस समिति का नाम था मीणा जाति सुधारक समिति। और मीणा जाति सुधारक समिति के दो प्रमुख नेता, एक छोटू राम जी झरवाल और दूसरे थे महादेव पबड़ी। तो छोटू राम जी झरवाल और महादेव पबड़ी ने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया। इधर जैन मुनि मगन सागर मीणाओं के लिए प्रयास करते हैं, समाज में और भी लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। और हालात ये हो गया कि साहब आगे चलकर इन्होंने 1933 ईस्वी के अंदर, 1933 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मीणा क्षेत्रीय सभा की तिथि रट लेना, 1933 मीणा क्षेत्रीय सभा। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है। तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हो गई साहब। और इस मीणा क्षेत्रीय सभा के नेतृत्व में मीणाओं का सुधारात्मक कार्य शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते साहब 1944 आ गया। 1944 में क्या हुआ कि इन मीणाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको बोला जाता है नीम का थाना सम्मेलन। इन्होंने नीम का थाना सम्मेलन का आयोजन किया 1944 में। जानते होंगे आप लोग राजस्थान के हैं तो कि नीम का थाना जो है ये सीकर में पड़ता है, और नीम का थाना के पास नयाबास पुरानाबास का जो इलाका है ये भी एक मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ के मीणा वर्तमान में काफ़ी संपन्न भी हैं। और उस ज़माने में अपने जो इनका जातिगत पैसा बताया गया है, इस पैसे के अंदर भी बड़े संपन्न थे। लेकिन आजकल उस पैसे को तो इन्होंने छोड़ दिया, और अब ये क्या करने लग गए साहब, वहाँ पर बड़ी संख्या में IAS IPS भी आपको मिल जाएंगे। इसी नीम का थाना सम्मेलन, यहाँ पर नीम का थाना सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की साहब। इसी सम्मेलन के अंदर एक समिति का गठन किया गया। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इसके अंदर जिस समिति का गठन किया गया था, इस समिति का नाम था मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति, इसका गठन किया गया था। मीणा सुधार समिति के कुछ सदस्य बनाए गए, जैसे एक तो इसका अध्यक्ष बनाया गया साहब। अध्यक्ष तो ध्यान रखना, अध्यक्ष तो बनाया गया था दोस्तों पंडित बंशीधर शर्मा को। बंशीधर शर्मा, इनको तो बनाया गया था अध्यक्ष। एक इनका
मंत्री बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र जी को मंत्री बनाया गया। तीसरा एक इनका सचिव भी बनाया गया, और दोस्तों ये सचिव बनाया गया लक्ष्मी नारायण झरवाल को। लक्ष्मी नारायण झरवाल को सचिव बनाया गया। अच्छी तरह से रट लेना, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। मीना सुधार समिति का स्थापना कब होती है? 1944। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है? 1933। कंफ्यूज नहीं होना है। मीना सुधार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित बंशीधर शर्मा को बनाया गया। मंत्री किसको बनाया गया? राजेंद्र जी को बनाया गया। और सचिव लक्ष्मी नारायण झरवाल को बनाया गया। इस समिति ने सब कुछ अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, यानी उद्देश्य और कार्यक्रम इन्होंने तय किया। वो पहले ये था कि एक तो साहब किसी भी स्थिति के अंदर हमको ये जो जराइम पैसा कानून है, इस जराइम पैसा कानून को समाप्त करवाना है। एक तो ये इन्होंने तय किया। दूसरा इन्होंने तय किया कि जो अभी चौकीदारी है, ये चौकीदारी प्रथा को भी समाप्त करना चाहते थे कि साहब अब हम किसी प्रकार की कोई चौकीदारी नहीं करेंगे, ये भी इन्होंने चाहा। और तीसरा ये मीणा समाज में सुधार भी चाहते थे। इसके तहत इन्होंने ये तय किया, मीणाओं ने जो इनके कई गिरोह बन गए थे जो लूट वगैरह का काम करते थे, उनसे भी कहा कि साहब आप लूटपाट छोड़ दो। और देखो बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। बड़ी संख्या के अंदर जो बच्चे या जो युवा एक अलग ही रास्ते पर चल पड़े थे और अपने जातिगत कार्य करने लग गए थे। पहले जो जराइम पैसा वाला इनका था आतन, यानी कि ये डकैती वगैरह का काम कर रहे थे, अलग अलग गिरोह बना रखे थे। तो बड़ी संख्या में मीणा लोगों ने चोरी और डकैती करना छोड़ दिया। अब चोरी डकैती करना छोड़ दिया साहब, और ये भी तय किया कि अब हमें जराइम पैसा कानून को भी क्या करना है? समाप्त करना है। ऐसे तो इन्होंने देखो नीमका थाना सम्मेलन में समिति बनाई, इस समिति के कार्यक्रम तय किए और इनके अनुसार ये आगे बढ़ने लगे। इसी कार्यक्रमों के तहत इन्होंने 1945 के अंदर, अच्छी तरह से रट लो, एक और सम्मेलन करते हैं। और दोस्तों इस सम्मेलन का नाम था श्री माधोपुर सम्मेलन। श्री माधोपुर सम्मेलन, श्री माधोपुर में इन्होंने सम्मेलन किया 1945 में। और यहीं पर मीणा सुधार समिति ने वही जो अपने कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के अनुसार मीणाओं के अंदर जागृति पैदा की कि हमें ये जो जराइम पैसा कानून को समाप्त करवाना है, साथ ही जो ये चौकीदारी पड़ता है ये हमारे सारे दुखों का कारण है, तो हम चौकीदारी छोड़ेंगे और आप साहब जो चोरी वोरी करते हो ये चोरी वोरी भी छोड़ दो। बड़ा प्रभावी पड़ता है। अब देखो आगे चलकर क्या हुआ कि 30-31 दिसंबर 1945 एंड 1 जनवरी 1946 इस तिथि को 31 दिसंबर 30-31 दिसंबर 1945 1 जनवरी 1946 इस तिथि को अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय देशी राज्य अखिल भारतीय देशी राज्य
प्रजा परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, इसका एक सम्मेलन, और ये भी 7वां सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहब इसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करने के लिए उदयपुर आए थे। ये अभी अगर आप लोगों को मालूम हो, और आप लोगों ने अगर ग्राम सेवक वाला पेपर दिया था, तो वीडियो प्री के अंदर सेम यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिना किसी बदलाव के। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के उदयपुर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मालूम होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये 7वें क्रम का सम्मेलन था, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और किसी एग्जाम में अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ऐसे जाते हैं, जो पहले से आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उसके आसपास से ही क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, उस क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करो आप। बेसिक में से ही 90% क्वेश्चन आते हैं, 10% क्वेश्चन के लिए हमें बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ना पड़ता है। अगर आपने ईमानदारी के साथ, कोई बालक अगर बेसिक्स तैयार कर लेता है, तो कोई कारण नहीं है कि वो फेल हो जाए साहब, क्योंकि 90% पेपर तो हमेशा बेसिक से ही। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो इस तरीके से पढ़े कि भाई पहले के एग्जाम में जो पैटर्न क्या रखा गया है, अब पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव के अनुसार ही क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज वगैरह है, ये सारे आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में बनाए, और उनके अनुसार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि आपको उसी तरीके से तैयार करवाएं, ताकि आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब हुआ क्या, इन मीनाओं ने यहाँ साहब इस सम्मेलन के अंदर यहाँ पर उदयपुर आए ये, और उदयपुर में आकर इन्होंने उदयपुर में पंडित बंशीधर जी शर्मा ये आते हैं साहब, मुनि मगन सागर, ये मगन सागर भी यहाँ पर आते हैं। तीसरा लक्ष्मी नारायण तो झरवाल साहब है, ये भी आते हैं। ठक्कर बप्पा, जिसको आदिवासियों का मसीहा कहा गया है, ये मीणा प्रतिनिधित्व यहाँ पर आते हैं। और इन सब लोगों ने सब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। सब लोग आते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये लोग मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आश्वासन दिया कि साहब, जयपुर जो महाराजा है, इस जयपुर महाराजा को समझाने का कि मैं इससे संबंधित बात जयपुर महाराजा को समझाऊंगा। अब इतने बड़े नेता थे साहब, जयपुर महाराजा को भी इनकी बात माननी पड़ती थी, और अंत में होता भी यही है। 6 अप्रैल 1946, सॉरी दोस्तों, ये 6 नहीं है, 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल 1946 को, तो जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत ने महिलाओं
एवं बच्चों को, महिलाओं एवं बच्चों को जरायम पैसा कानून से छूट दी साहब। पैसा कानून से छूट दी। तो क्वेश्चन आए कि महिलाओं और बच्चों को छूट कब दी गई। इसमें देखो महिलाओं और बच्चों को नहीं, इनके अलावा जो पुरुष थे, पुरुषों को भी साहब इसमें छूट दी गई थी। और अगर पुरुषों की अगर अपन बात करें तो पुरुषों के लिए कुछ मापदंड इन्होंने तय किए थे। इन्होंने तय किया कि जो व्यक्ति, ऐसा कोई पुरुष जिसके 5 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर केस नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा उसकी छवि है, तब उसको भी थाने में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल थाने में आने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ये चीज़ इसमें कर दी गई, लेकिन मीणाओं को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिली। अब मीणाओं ने क्या किया, बागावास के अंदर, दोस्तों ये बागावास पड़ता है जम्मू जयपुर के पास में, तो यहाँ बागावास में एक सम्मेलन किया जिसको बोला गया बागावास सम्मेलन। और इस सम्मेलन का आयोजन होता है 28 अक्टूबर 1946 को, 28 अक्टूबर 1946 को बागावास सम्मेलन का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में मीणाओं ने इसमें भाग लिया था। जब हजारों की संख्या में मीणाओं ने इसमें भाग लिया तो साहब यहाँ खुद हीरालाल जी शास्त्री भी आए थे इसमें, और भी कई बड़े बड़े नेता थे, जो प्रजामंडल के नेता भी थे, और उसके अलावा और भी कई नेता इस सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। विशेषकर पंडित जो श्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री आए साहब, यहाँ पर सभा को सम्मेलन किया, उसका संबोधित किया। और इसी समय देखो जो ये मीणा है, इन मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की शपथ ली कि अब से हम चौकीदारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की जो शपथ ली, वो शपथ ली थी 28 अक्टूबर 1946 को। और यही कारण है कि इस 28 अक्टूबर को, इस दिन को मीणा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है साहब। तो क्वेश्चन ये आए कि मीणा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ये मीणा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर 1946 को मीणा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मनाया साहब मीणा मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946 को। 28 अक्टूबर के बाद में हमेशा ही प्रत्येक 28 अक्टूबर को ये मीणा मुक्ति दिवस मनाया जाने लगा है। लेकिन अब भी मीणाओं को पूर्ण रूप से प्रेम पेशा से छूट भी नहीं मिली, उल्टी नई समस्या और आ गई। जैसे इन्होंने चौकीदारी छोड़ी तो चौकीदारी के बदले में इन मीणाओं को जो भूमि दी गई थी, उस भूमि को अब राज्य ने क्या कर लिया, इनसे वापस ले लिया साहब। और मीणाओं ने उस भूमि को वापस देने से मना कर दिया। अब मीणा तो चाहते हैं साहब भूमि वापस नहीं दी, राज्य चाहते हैं कि साहब भूमि वापस लें, क्योंकि आपने जब चौकीदारी छोड़ दी है तो अब भैया भूमि किस बात की। लेकिन कुछ मीणाओं ने छोड़ दी, जबरन छुड़ा ली, और कुछ मीणाओं ने नहीं छोड़ी। इस प्रकार से देखो मीणाओं के पास उनकी जो भूमियाँ थी वो भी बनी रही, कुछ भूमि रही, कुछ भूमि छूट गई। लेकिन पूर्ण रूप से तो मीणाओं को जरायम पैसा कानून से, तो जरायम पैसा कानून था, जरायम पैसा कानून, इस जरायम पैसा कानून से पूर्णतया जो छूट मिली, ये दोस्तों पूर्णतया छूट मिलती है 1952 में, जब हमारे यहाँ पर असेंबली पोल्स होते हैं, असेंबली विधानसभा के चुनाव होते हैं, और चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की एक निर्वाचित सरकार ने ही मीणाओं को जरायम पैसा कानून से पूर्णतया मुक्त किया था। तो ये था दोस्तों मीणा जनजाति आंदोलन। एक बार में थोड़ा सा समराइज करके इसको वापस आपको समझाना चाहूँगा
तो दोस्तों देखो, समराइज करके अपन एक बार इसको देखेंगे। तब आप देखेंगे सबसे पहले बात कर रहे हैं मीणा जनजाति में। तो जो मीणा शब्द है उसके बारे में बताया गया है कि ये मीन से बना है। यही कारण है कि मीणाओं के अंदर मछली का जो भोजन, मछली है, इसका सेवन वर्जित माना जाता है। और कोई यहाँ पर मछली का जो मीणा जाति है वो कभी मछली नहीं खाती है, इसका सेवन करती ही नहीं है। फिर बात आती है कि राजपूताना में सबसे ज़्यादा मीणा कहाँ पर पाए जाते थे। तो राजपूताना में देखो जयपुर रियासत में, और वर्तमान की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर ये मीणा पाए जाते हैं। लेकिन रियासत काल की चर्चा करें तो प्रारंभिक दौर ऐसा था जब यहाँ पर मीणाओं का राज था अपने जयपुर ढूंढाड़ के आसपास के इलाके में। और ढूंढाड़ के आसपास के इलाके में हम देखें तो खोगंग है, माची, गेटूर, आमेर, जोटवाड़ा, ये छोटे छोटे मीणाओं के जनपद हुआ करते थे। और इन जनपदों के अंदर मीणाओं ने क्या किया था, इन जनपदों के अंदर मीणाओं का ही शासन था। लेकिन बुरा हो इस दुले राय का, जो यहाँ से आता है नरवर से। इसके पिता सोडा राय की हत्या इसका भाई के द्वारा ही कर दी जाती है। तो अपनी माता के साथ यहाँ पर बालक ही था, ये यहाँ पर आया, मीणाओं ने इनको शरण दी, लेकिन अंत में ये उन्हीं को खा गया साहब। कहने का मतलब उनका राज्य छीन लिया। तो खोगंग और माची को जीतता है, उसके बाद में जमा रामगढ़ को जीतता है। 1137 में इसने खोगंग, माची वगैरह को जीत कर यहाँ पर एक छोटे से अपने कछवा राज्य की नींव डालता है। जमा रामगढ़ को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाता है। और मैंने बताया कि जमा रामगढ़ में ही इन्होंने जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कछुओं की कुल देवी कहलाती है। इनका प्रारंभिक राज्य माना जाता है वो दौसा माना जाता है, क्योंकि दौसा ही पर ही इन्होंने बड़गुजरों को हराया था। और बड़गुजरों को हराकर दौसा को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो चौहानों ने इन दुले राय को ये दहेज के अंदर दौसा दे दिया था। तो क्वेश्चन आ जाता कई बार कि कछुओं का प्रारंभिक राज्य कौन सा था, तो अपन कहेंगे सा प्रारंभिक राज्य दौसा। लेकिन इससे पहले इस पूरी बेल्ट के ऊपर मीणाओं का शासन था। अब इसी दुले राय जो कछुवंश का संस्थापक था, उसका पोता है कोकिल देव। लगभग 1205 ईस्वी के लगभग इसने आमेर, गेटोर और जोटवाड़ा को जीता। आमेर को राजधानी बनाया, जो कि इनकी स्थायी राजधानी बनी। गेटोर के अंदर इनके शमशान घाट हैं, और जोटवाड़ा भी इनका एक प्रमुख केंद्र रहा। अब बेचारी मीणाओं का जब राजकाज छूट गया तो कुछ मीणा जंगलों में रहने लग गए, वही व कुछ मीणा चोरी चकोरी का काम करने लग गए, कुछ इसे डाका डालने लग गए। और डाका डलाने का काम भी ये जो करते हैं, ये कुल मिला के अपन ये कछुआ सरदार ही, ये कछुआ शासक इनसे करवाने लग गए। आपको यहाँ पर देखो ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ कछुआ शासक के यहाँ पर सेना के अंदर भी भर्ती होते हैं, और बड़े राज्यों के विश्वास पात्र होते हैं। जे मीणाओं का अपन जैसे कछुओं की बात करें तो कछुओं का राज तिलक हमेशा जब भी इनका राज तिलक किया जाता है तो राज तिलक मीणा सरदार के द्वारा किया जाता है। और मीणा सरदार ही अपने लहू से इनका क्या करता है, राज तिलक ही करता है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि कछुआ शासकों का राज तिलक किस जनजाति के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कछुआ शासकों के जो राज तिलक करते हैं, ये राज तिलक कौन करते हैं, ये मीणा जनजाति के लोग ही राज तिलक करते हैं। मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। यही नहीं, कछुओं का जो खजाना था, इस खजाने की पहरेदारी भी कौन करते थे, मीणा ही पहरेदारी इनकी किया करते थे। फिर देखो हमने देखा आगे चलकर बेचारे क्या करें, मीणा छोटे छोटे कार्य करने लग गए। विशेषकर ये दो प्रकार के कार्य करने लग गए, कुछ बटाई का कार्य, बटाई में कृषि का कार्य, और कुछ चौकीदारी का कार्य। जो बटाई में कृषि का कार्य करते हैं उनको चौकीदारी मीणा कहा गया, और जो चौकीदारी का कार्य करें उनको चौकीदारी मीणा कहा गया। बटाई में कार्य भी तीन तरीके से, हाली, छोटा हाली बट, छोटा बट और बड़ा बट से करते थे। तीन प्रकार से क्या करते थे, जैसे बड़ा बट का रूप अब भी अधिकांश जो शेखावटी का और आसपास का जो भी इलाका है, इस इलाके के अंदर बड़ा बट ही ज़्यादा पॉपुलर है। चौकीदारी का बात करें तो ये गांव के अंदर चौकीदारी करते थे, एवं जगह के अंदर इनको ज़मीन दी जाती थी, और उस ज़मीन में ये अपनी पैदावार क्या करते थे। अंग्रेज़ों का प्रभाव की बात करें तो जैसे देखो पहले मुगलों का प्रभाव रहा, मुगलों के बाद मराठों का प्रभाव रहा, और उसके बाद में अंग्रेज़ों का प्रभाव रहा। अंग्रेज भी इन मीणा जो जाति थी भाई, एक बहादुर जाति थी, बहादुर कौम है, आज भी है। इस बहादुर कौम से ये इनको भी डर था कि ये कभी इनमें एकता स्थापित नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके इनको हमेशा दबा के रखो। इन्होंने ये कार्य किया। जब इनका प्रभाव राजपूताना की सभी रियासतों पर हो जाता है तो इन्होंने सभी जनजातियों को दबाने का ही कार्य किया था, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरा था वो इन जनजातियों से था। भारत में सबसे ज़्यादा इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो वो जनजातियों के विद्रोह का सामना इनको प्रारंभ में करना पड़ता है। इसलिए ये इन पर नियंत्रण रखना चाहते थे। आए
1871 में इन्होंने मीणा जनजाति को जरैम पेशा एक जाति घोषित कर दिया कि साहब ये तो जो जाति है ये एक आदतन अपराधी जाति है। ठीक है, इस प्रकार की इसको जाति घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे अब मीणाओं पर शिकंजा कसता गया। जैसे 1824 के अंदर भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी कहते हैं और इसी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का दूसरा नाम है दादरसी एक्ट। तो आप इसको दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी कह सकते हैं और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के साथ साथ आप इसको दादरसी एक्ट भी कह सकते हैं। तो इस दादरसी एक्ट को जो लागू किया है, जो भारत सरकार ने बनाया, ये बनाया दोस्तों 1824 के अंदर इन्होंने भारत सरकार ने ये बनाया। 1824 में भारत सरकार ये दादरसी एक्ट बनाती है। इसी दादरसी एक्ट को आगे चलकर जयपुर रियासत ने क्या किया, 1930 के अंदर लागू किया और 1930 के अंदर जयपुर रियासत ने इसको एक नए नाम से लागू किया और दोस्तों वो नाम था जरैम पेशा कानून, यानी कि एक आदतन अपराधी कानून जाति के तहत इनको रखा गया और रखकर इनके लिए तय किया गया कि 12 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी मीणा पुरुष है ये रोजाना पास के थाने में हाजिरी देगा। क्यों जरैम पेशा कानून क्या है? जरैम पेशा कानून यही है कि इसके तहत किसी भी जाति को आदतन अपराधी घोषित किया जाता है और फिर उसको रोजाना पास के थाने के अंदर हाजिरी देना होता है। उस गांव के अंदर अगर ये जाति रहती है और उसमें किसी प्रकार की चोरी वगैरह होती है तो उसका भी पूरा का पूरा जो वसूली है वो किसको देनी पड़ती है? जाति को देनी पड़ती है, क्योंकि ये माना जाता था कि इस जाति की सहमति के बिना चोरी हो ही नहीं सकती थी। ऐसा ही देखो यहाँ पर था। अब जब एक जाति के ऊपर धब्बा लग रहा था तो जाति के लोगों ने हिसाब सुधार का प्रयास किया। सबसे पहले 1930 में मीणा जाति सुधारक समिति बनाई और ये समिति बनाने वाले व्यक्ति थे सर छोटूराम चौधरी, छोटूराम झरवाल और महादेव पबड़ी। इन छोटूराम झरवाल और महादेव पबड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति और था इनके साथ, ये था जवाहरलाल मीणा, जवाहर मीणा। तो जवाहर मीणा, महादेव पबड़ी और छोटूराम झरवाल, इन्होंने मीणा जाति सुधारक समिति बनाई। ऐसे ही इधर देखेंगे अपन तो एक जैन मुनि मगन सागर का भी विशेष योगदान रहता है। ये जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण ग्रंथ लिखा। मीणाओं के इसने 52 गोत्र बताए। ये मीणाओं के उद्धार के लिए कार्य करता है, इसलिए इसको मीणाओं का उद्धारक भी कहा जाता है। इसी की प्रेरणा से 1933 के अंदर देखो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है। ध्यान रखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। मीणा क्षेत्रीय समिति की स्थापना कब की गई है? 1933 के अंदर। अब देखो इसी मीणा क्षेत्रीय सभा के नेतृत्व के अंदर कई सम्मेलन होते हैं। इनमें पहला सम्मेलन अपन पढ़ेंगे नीम का थाना सम्मेलन 1944, जिसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर करते हैं। इस सम्मेलन के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है जिसको मीणा सुधार समिति कहा गया। मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मीणा सुधार समिति का स्थापना कब की जाती है? 1944 नीम का थाना सम्मेलन के दौरान की जाती है, जिसका अध्यक्ष पंडित बंशीधर जी शर्मा को, इसका मंत्री राजेंद्र जी को और सचिव लक्ष्मीनारायण जी जरवाल को बनाया गया। इन्होंने कुछ प्रोग्राम भी पेश किए जिनमें पहला था कि सब जरैम पेशा कानून समाप्त करवाया जाएगा, आपका चौकीदारी प्रथा भी हम समाप्त करेंगे और जो मीणा समाज है उसमें सुधार होना चाहिए। जो भी लूटमार वगैरह की बातें ये करते हैं या जो कर रहे हैं इस प्रकार का पैसा, ये इनको छोड़ देना चाहिए ताकि पूरी जाति के ऊपर कोई दब्बा ना लगे। अब देखेंगे अपन कि आगे क्या हो रहा है। 1945 में श्री माधोपुर के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो श्री माधोपुर में सम्मेलन दोस्तों श्री माधोपुर है, इस श्री माधोपुर के अंदर भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और श्री माधोपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1945 के अंदर। ठीक है, ये सम्मेलन भी, इसमें भी वही बातें दोहराई जाती हैं जो मीणा सुधार समिति ने तय की थी और कई प्रकार के इसमें और भी साफ जाति को सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। अब मीणा बड़े स्तर पर लोगों से मिलने लग गए। जैसे अपन बात करेंगे कि 31 दिसंबर 1945, 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देश राज्य प्रजा परिषद, अखिल भारतीय देश राज्य प्रजा परिषद का 7वां सम्मेलन का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, ये अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये मीणा लोग और इनके नेता मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अभी वीडियो की एग्ज़ाम जो 2022 वीडियो की एग्ज़ाम लगी है,
इस 2022 वीडियो के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसा पूछा गया था। इससे पहले जो पटवार की एग्जाम लगी थी, इसके अंदर मीना क्षेत्रीय स्वभाव वाला क्वेश्चन आया था। कुल मिला के आजकल यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और ये बिल्कुल एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आसान से आप इन क्वेश्चन को ठीक ही कर सकते हैं। अब यहाँ पंडित बंशीधर जी, मुनि मगन सागर, लक्ष्मी नारायण और ठक्कर बप्पा मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आश्वासन देता है। जवाहरलाल नेहरू मेवाड़ जयपुर महाराजा को कहता है और जयपुर महाराजा ने साहब क्या किया, इनके ऊपर जो चौकीदारी जो चरम पेशा कानून में छूट देने की घोषणा की। 4 अप्रैल 1946 को महिलाओं को और बच्चों को मुक्ति दी। पुरुषों के अंदर भी जिनके 5 वर्षों से किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, कोई केस उनका थाने में पेंडिंग नहीं था या कोई नया मुद्दा नहीं आया, उसको भी थाने में जाने की छूट दी थी कि अब आपको रोजाना थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मीनाओं ने कहा कि साहब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, तो ऐसी स्थिति के अंदर मीना क्या करते हैं, एक बागावास, जो बागावास अपना जयपुर के पास पड़ता है, यहाँ पर एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करते हैं। 28 अक्टूबर 1946 को हजारों की संख्याओं में मीनाओं ने भाग लिया और यहाँ पर एक बड़े नेता श्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री और उनके और सारे जो प्रजामंडल के कर्ता धर्ता थे, ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं, संबोधित करते हैं मीनाओं को। और मीनाओं ने भी यहाँ पर सब जोश के साथ मिले और तय किया। हजारों मीनाओं ने एक साथ मिलकर इसी सम्मेलन उन्होंने तय किया था कि अब से हम चौकीदारी नहीं करेंगे। तो चौकीदारी छोड़ने की इन्होंने शपथ ली और जब चौकीदारी छोड़ने की शपथ ली तो दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसी 28 अक्टूबर को अब मीनाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब मीना इस 28 अक्टूबर को मीना मुक्ति दिवस के रूप में मनाने लग गए। कई बार क्वेश्चन आता है मीना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मीना मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। मीनाओं ने चौकीदारी करने न करने की छोड़ने की साफ शपथ ली। तो अब साहब सरकार ने थोड़ा सा के इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप भैया चौकीदारी नहीं करोगे तो आपको जो ज़मीन दी गई है ये ज़मीन वापस लौटाओ। इन्होंने ज़मीन लौटाने से मना कर दिया। कई प्रकार की यातनाएं दी गई, हजारों मीनाओं को जेल के अंदर डाला गया। अब बेचारों को उनको वास्तव में जो मुक्ति मिलती है, इन मीनाओं को वो मुक्ति मिली जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे यहाँ देश तो आज़ाद अंग्रेज से तो हुआ ही हुआ, साथ ही हमारे भारत के अंदर ये राजपूताने के अंदर जो रजवाड़ों का देश था, यहाँ पर रियासतें थी, यहाँ रजवाड़े थे और ये रजवाड़े और रियासतें जो शासन कर रही थी, इन रजवाड़ों का शासन का अंत हुआ और हम 1952 के अंदर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हमारी बनती है। इस चुनी हुई सरकार ने 1952 के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मीनाओं को जराइम पेशा कानून से मुक्त किया। तो दोस्तों इस प्रकार से मीनाओं को देखो मुक्ति मिलती है। और आज आपको मालूम है इस समाज ने सबसे ज़्यादा अगर सभ्य जनजाति में सबसे ज़्यादा सभ्य, सबसे ज़्यादा सुशिक्षित, सबसे ज़्यादा धनी, सबसे ज़्यादा अगर आधुनिकता किसी जनजाति ने अपनाई है तो वो जाति और जनजाति कोई और नहीं, वो मीणा जनजाति है। मैं कहूँगा कि अब ये मुख्य धारा के अंदर शामिल हैं। आज हमारा देश के अंदर ऐसी शायद ही कोई सर्विस होगी जिसके अंदर आपको इस जाति का प्रभुत्व ना हो। चाहे आप IAS एडमिनिस्ट्रेटिव देख लो, सर्कल देख लो, IAS, IPS, IRS, ICS, आपको सेक्रेटरी वगैरह खूब आपको मिलेंगे। ऐसे ही हमारे जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस होती हैं, इन स्टेट पब्लिक सर्विस में, बैंकिंग के अंदर, रेलवे में, हर क्षेत्र के अंदर आपको इनका प्रभुत्व मिलेगा क्योंकि मेहनत से इस जाति ने अपना मुकाम बनाया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।